हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और राजन सीरीज सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान का आज अति लघुत्तरी प्रश्न हम लोग करेंगे। अति लघुत्तरी हम लोग कर लिए हैं, बस 19 प्रश्न भी कर लिए हैं, तो आज हम लोग लघुत्तरी प्रश्न शुरू करेंगे। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। फसल चक्रण से क्या अभिप्राय है? फसल चक्रण किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय वाली फसलों को लगातार अदला बदली करके बोना फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण किसी क्षेत्र की भूमि, जलवायु तथा अन्य वातावरणीय कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न रूप से अपनाया जाता है। यह कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फसल चक्रण का अर्थ है कि एक निश्चित भूमि में एक निश्चित समय पर फसलों का लगातार अदला बदली करना ही फसल चक्रण कहलाता है। तथा यह फसल चक्रण कई प्रदेशों में, जैसे कश्मीर में या कहीं चेन्नई में, आंध्रा में, यह अलग अलग हो सकता है। तो यह हर वातावरणीय कारकों के आधार पर यह अलग अलग हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। धातुओं की 4 विशेषताओं को बताइए। धातुओं की विशेषता हम लोग देखते हैं। धातुएं कठोर, ठंडी और चिकनी होती हैं। धातुएं लचीली होती हैं और आसानी से टूटती नहीं हैं। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की अच्छी संवाहक होती हैं। धातुएं जल में डूब जाती हैं। ये 4 उदाहरण है आपके। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। और अथवा करके लिखा हुआ है कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। पहला हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा देखते हैं दूसरा नंबर। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है वह उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको। ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे उससे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है वह उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4। तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए तथा कार्य बताइए। तंत्रिका ऊतक का चित्र आप देख सकते हैं, आपके सामने है। प्रश्न वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आप दिया हुआ है। एक बार पूछा है 2022 में, तो हो सकता है इस बार पूछे भी। तो ध्यान देने की बात है। तंत्रिका ऊतक देख लीजिएगा। कार्य देखते हैं हम लोग आगे। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं। यह मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करता है, पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करता है, भावनाओं, स्मृति एवं तर्क के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। छोटी माता संक्रामक रोग का प्रसार व लक्षण बताइए। छोटी माता मतलब चेचक से संबंधित है, आप लोग जानते होंगे। छोटी माता भी एक संचारी संक्रामक रोग है। यह संक्रामक रोग किसी भी आयु में हो सकता है, परंतु जन्म से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अधिकतर हो जाता है।
एक बार हो जाने पर यह रोग हो जाने पर व्यक्ति में जीवन भर के लिए रोग निरोध क्षमता उपार्जित हो जाती है। एक बार यह रोग हो जाएगा तो आप हमेशा उसको प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। छोटी माता यह जन्म से 10 वर्ष की आयु में बच्चों में अधिकतर होती है। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। 3-4 पॉइंट याद करने योग्य हैं, आप याद कर लीजिएगा। जीवाणु, इस रोग का कारण वेरिसेला वायरस होता है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वेरिसेला जीवाणु के कारण ये होता है। रोग का प्रसार, छोटी माता श्वसन द्वारा बिंदुक संक्रमण से रोगी के निकट संपर्क से तथा रोगी की संक्रमित वस्तुओं से उपयोग से अधिक होता है। उद्भवन काल 14 से 21 दिन होता है। संक्रामक काल, इसका पित्तिका निकलने के दिन के पूर्व से लगभग 6 दिन तक उसकी पपड़ी संक्रमण होता है। रोग के लक्षण क्या क्या हैं छोटी माता के? रोग के लक्षण, रोग का प्रारंभ हल्के ज्वर तथा कमर दर्द के साथ होता है। दूसरा नंबर, वयस्कों में ज्वर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। तीसरा देखेंगे, ज्वर के आने के 24 घंटे के अंदर शरीर के ढके हुए भागों में दाने निकल आते हैं। चौथा देखेंगे, 2 से 3 दिन में इन दानों में पानी भर जाता है। पांचवा देखेंगे, 6 से 7 दिन में यह दाने सूखकर पपड़ी बन जाते हैं। रोग से बचाव, पहला देखेंगे हम लोग, रोग के होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल इसकी सूचना देनी चाहिए। दूसरा, रोगी को पृथक कमरे में रहने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। पित्तिका निकलने के समय से लगभग 1 सप्ताह तक रोगी को अलग रखना चाहिए। तीसरा, रोगी के थूक, बलगम आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, संक्रमण फैलता है इससे। चौथा है, रोगी के ठीक होने पर रोगी के उपयोग का सभी सामान, कमरे को साबुन, सोडा तथा गर्म पानी से धोना चाहिए। ये छोटी मात्रा में जो भी आप लोग उपाय करते हैं उसको बचाव के लिए लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। खसरा रोग के प्रमुख लक्षण, प्रसार तथा बचाव के उपाय बताइए। खसरा, खुजली जैसा ये भी होता है। खसरा भी छोटी माता की भांति एक संक्रामक रोग है। यह बच्चों में फैलने वाला संचारी रोग है। 6 से 10 वर्ष की आयु के काफ़ी बच्चे इस रोग से प्रतिवर्ष ग्रसित हो जाते हैं। इसमें जीवाणु कौन सा पाया जाता है? यह रोग वायरस द्वारा फैलता है। रोग का प्रसार प्रत्यक्ष रोगी के संपर्क में श्वसन द्वारा बिंदुक संक्रमण से और रोगी व्यक्ति के संसर्ग से होता है। उद्भव काल इसका 10 से 14 दिन है। संक्रामक काल, दाने निकलने के 4 दिन पूर्व से 5 दिन बाद तक का काल संक्रामक काल होता है। रोग के लक्षण, पहला है जुकाम, सिरदर्द, खांसी और हल्का ज्वर होना, लगभग वही लक्षण है। दूसरा, 1-2 दिन बाद ज्वर की तीव्रता 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाती है, नाक तथा आंखों में पानी आ जाता है। तीसरा, ज्वर के चौथे दिन तक मुंह के अंदर के भाग, चेहरा और कान के पीछे दाने निकल आते हैं। आगे देखेंगे, धीरे धीरे दाने शरीर में फैल जाते हैं। खसरे में 1-2 दिन तक यह दाने तीव्रता पर रहते हैं और फिर सूखने लगते हैं। खसरा से बचाव के उपाय, पहला है, यदि रोग का संदेह हो तो संदेही व्यक्ति को तत्काल पृथक कर या दूसरे कमरे में बैठा सुला दें या वो अपने से अलग कर दें उसको। दूसरा है, खसरा के रोगी को लगभग 7 दिनों तक रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए, वही छोटी माता वाला ही है सब कुछ। तीसरा, रोगी के श्वसन मार्ग से निकलने वाले सभी पदार्थ को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, छोटी माता वाला ही खसरा में भी है। चौथा, रोग ठीक होने पर रोगी के सभी सामान को ठीक तरह से विसंक्रमित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7 नंबर, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार
ऊर्जा विनाश नहीं होती, केवल यह एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, तब ब्रह्मांड में समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। जैसे आप जैसे विद्युत ऊर्जा आ रही है, उसको प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर दे रहे हैं, तो वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जा रहा है उसका। यही इसमें बतलाया गया कि उस ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है कि न ऊर्जा पैदा की जा सकती है न उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का रूप, जब ऊर्जा एक दूसरे रूप में बदलती है तो ऊर्जा का एक भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिससे हम लाभदायक कार्य नहीं ले सकते। साधारणतः ऊर्जा का वह भाग व्यर्थ हुआ माना जाता है, इसे ऊर्जा क्षय कहते हैं। ऊर्जा के रूपांतरण में क्षय हुई ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। जैसे विद्युत ऊर्जा आई, वह प्रकाश ऊर्जा में हुई, प्रकाश ऊर्जा से ऊष्मा में परिवर्तित हो गई, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश में, प्रकाश से ऊष्मा में बदल गई। तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, वह एक दूसरे से रूप में परिवर्तित होती रहती है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। उत्क्रमणीय, यह परिवर्तन होने के पश्चात पदार्थ अपनी पहली अवस्था में आ जाते हैं। इस परिवर्तन में नए पदार्थ उत्पन्न नहीं होते। उदाहरण, पानी का ठंडा होकर बर्फ बनना। उत्क्रमणीय का मतलब है कि जो चीज जैसी अवस्था में है वह परिवर्तित होकर फिर उसी अवस्था में आ जाए। जैसे पानी से बर्फ बन गया, बर्फ फिर पिघल के पानी बन गया, तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। अभिक्रिया भी ऐसे ही होती है, या उत्क्रमणीय इसको कहेंगे। अनुत्क्रमणीय, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, यह परिवर्तन होने के पश्चात अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आते हैं। इस परिवर्तन में पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए कागज का जलना, कागज जल जाएगा तो राख हो जाएगा, फिर कागज नहीं बना सकते हैं उससे। तो समझते हैं उत्क्रमणीय का मतलब है कि जो चीज परिवर्तित हो जाएगा या और उससे नया पदार्थ नहीं बनेगा और वह फिर से उसी अवस्था में पाया जा सकता है। लेकिन अनुत्क्रमणीय में जैसे दूध का फटना, दूध फट जाएगा तो फिर दूध नहीं बना सकते हैं, यह अनुत्क्रमणीय है। प्रश्न नंबर 9, अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है? अम्ल वर्षा का मछली, मृदा और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न नंबर 9, अम्ल वर्षा का प्राथमिक कारण वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन है। धूल धुएं गाड़ियों के चलने से जो गैसें निकलती हैं, सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन है। अम्लीय जीवन पौधों, जानवरों, मनुष्यों आदि पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अम्लीय वर्षा से पानी में एल्यूमिनियम की अधिकता होने पर मछलियों के लिए घातक सिद्ध होती है और मृदा गंभीर रूप से बाधित होती है। पौधों के लिए जरूरी आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह सही प्रकार से पनप नहीं पाते हैं। प्रश्न नंबर 10, परिवर्तन से क्या आशय है? परिवर्तन हर वस्तु, व्यक्ति तथा समाज में होता है। किसी वस्तु की मात्रा, स्थिति, दशा, रूप, रंग, ताप, आकार या अवस्था आदि के बदलने को परिवर्तन कहा जाता है। विभिन्न परिवर्तनों की पहचान वस्तुओं के भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति, परिमाण, ताप, आयतन, अवस्था, संरचना, रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। परिवर्तन का सीधा सीधा आशय यही है कि वह किसी भी अवस्था में वह परिवर्तित होता रहता है। अब जैसे ठंड है, ठंड के मौसम में कैसा रूप, रंग, आकार है, कैसा तापमान है, आप अपनी भाषा में भी परिवर्तन को लिख सकते हैं। दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन, दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन निम्न हैं: कोयले, लकड़ी, मोमबत्ती आदि का जलना, दाल सब्जियों का पकना, आटे से रोटी बनना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, गीले कपड़ों का सूखना, यह सब
आपके दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन हैं। आप अपने से दिमाग से भी लिख सकते हैं कि लकड़ी का जलना, गोईठे का जलना, दूध का पनीर बनना, पनीर से छेना बनना, ये सब दैनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और लघु उत्तरी प्रश्न को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 11 से। धन्यवाद।